नमस्कार, मैं मुकेश सैनी और मैं अखिलेश सोलंकी। हम हर पल महफूज रहते हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे जांबाज लड़ाके हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। आज से 16 साल पहले इन वीर योद्धाओं ने करगिल की सफेद चोटियों पर हिम्मत और जज्बे की अमर कहानी लिखी थी। अगले 30 मिनट तक देखिए हमारे साथ 60 दिन चले उस संघर्ष की पूरी दास्तां, जिसमें जाबाजों ने हौसले से लिखी करगिल विजय गाथा। नापाक इरादे, घिनौनी मानसिकता और छलावे का सरदार। पाकिस्तान की शान में ये कसीदे बहुत ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि इस मुल्क की फितरत इससे भी कहीं ज्यादा वाहियात रही है। विशेषकर कश्मीर को लेकर इसका रवैया हमेशा दोयम दर्जे का रहा है। बात चाहे बंटवारे के बाद 1948 में कश्मीर पर पहले हमले की हो या फिर 1965 और 1971 के युद्ध की नापाक निगाहें हमेशा घाटी को अपने नक्शे में शामिल करने पर रही। लेकिन 1999 में जो कुछ किया वो अब तक की सबसे गिरी हरकत थी। फरवरी 1999 में पाक के रिश्ते सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपते हुए बेहद खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम दे दिया। और करीब 5000 घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कर दिए। वैसे इन खतरनाक मंसूबों की नींव 1998 में परमाणु परीक्षण के ठीक बाद ही पड़ गई थी और इसके पैरोकार थे जनरल मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज। पाक सेना का यह नापाक इरादा था कि कश्मीर मुद्दे को कैसे भी भुनाया जाए और कोशिश थी ये बताने की कि ये काम कौम की आजादी की लड़ाई है। पर सच कभी छुपता नहीं है। जो एविडेंस मिला लड़ाई के दौरान, जो डॉक्यूमेंट्स मिले लड़ाई के दौरान, जो आइडेंटिटी कार्ड्स मिले लड़ाई के दौरान, जो पाकिस्तान के असला वगैरह मिला, उससे साफ जाहिर था कि ये नदर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रुप्स थे। 8000 तो एंटी पर्सनल माइंस हमारी फौज ने बाद में उस एरिया से निकाली। 8000 माइंस को हिलाने के लिए कम से कम 1000 आदमी चाहिए थे। और उन्होंने कहा कि ये तो 30-40 इंसर्जेंट्स हैं जो 200 किलोमीटर में फैले हुए। तो ये तो एक किस्म का मजाक था। नोबडी बॉट इट। पाकिस्तान का ये असली चेहरा भी युद्ध के दरमियान और युद्ध के बाद दुनिया के सामने आ ही गया। धोखेबाजी पाकिस्तान की रग रग में बसी हुई है, जो गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। साल 1999 में अटल की दोस्ती की बस का जवाब पाकिस्तान ने कायराना हरकत से दिया था। सोलह साल पहले 3 मई 1999 का दिन, ये वो दिन था जब कश्मीर की बर्फीली चोटियां पाकिस्तान के ऑपरेशन अल बदर के दंश से दो चार होने वाली थी। दुश्मन एलओसी पार कर काफी अंदर आ घुसा था। घुसपैठ की खबर सबसे पहले यहां के गरकौन गांव से लगी, जब ताशी नामग्याल नाम के गडरिये ने काले कपड़ों वाले हथियारों से लैस आतंकियों को पहाड़ों पर मंडराते देखा। जानकारी फौज तक पहुंचाई। बात साफ हो चुकी थी कि दुश्मन सरहद की हदों को तोड़ हमारी चोटियों पर आ धमका था।
4 मई को सेना ने कक्सर सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजा, लेकिन घुसपैठियों ने इन जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। सेना ने इसके ठीक बाद इसी सेक्टर में लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज की टीम पेट्रोलिंग के लिए भेजी, लेकिन ये भी दुश्मन की चाल का शिकार बन गए। पेट्रोलिंग पार्टियां जा रही थी, लेकिन वापस कुछ नहीं आ रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। 9 मई को पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कारगिल के अलावा द्रास, मस्को समेत कई इलाकों में दुश्मन की हलचल देखी गई। सेना को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामूली घुसपैठ नहीं थी, एक बेहद सोची समझी और बेहद खतरनाक मंसूबों वाली सैन्य कार्रवाई थी। दुश्मन पड़ोसी छुप छुप कर हमारे सैनिकों पर वार कर रहा था और हमारी सेना को नुकसान हो रहा था। और अब वक्त आ गया था जब दुश्मन को उसकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना था, और हमारी तीनों सेनाओं ने किया भी कुछ वैसा ही। सरहद की हदें पार कर दुश्मन हमारे जवानों पर हमला कर रहा था, लेकिन सेना समझ नहीं पा रही थी उसकी लड़ाई किससे है, मिलिटेंट या पाक रेंजर्स। 3 हफ्ते गुजर चुके थे, हर बीतते दिन के साथ जवान शहीद हो रहे थे। 21 मई को जब एयरफोर्स का कैनबरा प्लेन द्रास से बटालिक तक की चोटियों की तस्वीर लेकर श्रीनगर पहुंचा, तब जाकर यह पता लगा कि दुश्मन 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 20 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। दुश्मन की धमक से दिल्ली में हलचल दिखी। तारीख थी 26 मई 1999। रक्षा मंत्रालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सेना प्रमुखों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक की और इसी के साथ जंग का ऐलान कर दिया गया। उसके लिए सरकार ने ये आदेश दिए थे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पार नहीं की जाएगी। जो घुसपैठिए हमारे इलाके में आए हैं, हम पहले उनको बाहर खदेड़ के निकालेंगे। तो ये एक सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन थी, और इस लिमिटेशन के रहते हुए भी हमने इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अब दुनिया हमको नहीं कह सकती थी कि आप युद्ध बंद करिए, युद्ध विराम करिए। सेना को अब पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का आदेश मिल चुका था। ऑपरेशन विजय के साथ सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही ऑपरेशन सफेद सागर के साथ वायुसेना और ऑपरेशन तलवार के साथ नौसेना भी कमर कस चुकी थी। और इसी दिन वायुसेना ने पहला हमला बोला, लेकिन 27 और 28 मई को ऑपरेशन के दौरान वायुसेना को MiG-21 और MiG-27 खोने के साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोना पड़ा। अपनी योजना में बदलाव लाते हुए हेलीकॉप्टर्स को तुरंत उनकी पोजीशन से हटाया गया और 30 मई को मिराज 2000 को युद्ध में तैनात किया गया। लेकिन जमीन पर स्थिति अलग थी। द्रास की पहाड़ियों से घुसपैठिए ताबड़तोड़ गोले दाग रहे थे। द्रास से कारगिल तक लड़ाई जारी थी और इस बीच जून का महीना शुरू हो गया था। 1 जून को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन इस हैवी शेलिंग के बीच हमारे जवान पहाड़ों पर दुश्मन की टोह लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे दुश्मन को खदेड़ा जाए। और इसी बीच सेना के हाथ वो दस्तावेज लग गए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि हमारी लड़ाई केवल मिलिटेंट्स से नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजियों से भी हो रही थी।
लड़ाई बेहद मुश्किल थी। दुश्मन ऊपर था और हमें जमीन से उसका मुकाबला करना था। इस लड़ाई में कई लड़ाकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन जीत की गाथा का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। दुश्मन पहाड़ के ऊपर था, हम नीचे। तोलोलिंग हिल स्ट्रेटेजिक लिहाज से बेहद खास थी, क्योंकि इस नंगी पहाड़ी पर दुश्मन बेहद मजबूत स्थिति में था। 2 सप्ताह तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद 12 जून को सेना ने इस पर धावा बोला। 19,000 फीट ऊंचाई और माइनस में तापमान। मिशन पर थी 2 राजपुताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स। 12 जून की रात निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। सूरज की पहली किरण से पहले तोलोलिंग फतह जरूरी थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने जाबाज साथी नायक गजेंद्र सिंह के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13 जून की सुबह तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। ये पहला हमला था जिसके अंदर 12-13 जून को ये हुआ था रात को, और उसमें 2 राजरिफ ने हिंदुस्तानी सेना की पहली विजय प्राप्त की। हालांकि इस लड़ाई में गोलियों से छलनी मेजर विवेक गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। तोलोलिंग जीत के साथ सेना में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 20 जून आते आते द्रास सेक्टर की एक और अहम चोटी पॉइंट 5140 पर भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने तिरंगा फहरा दिया, और 29 जून आते आते हमारे जाबाज लड़ाकों ने 2 बड़ी चोटियों पॉइंट 5060 और 5100 पर भी फतह हासिल कर ली। जीत का सिलसिला जारी था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात मिशन था बटालिक की खारबार फतह का। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत का एक और अध्याय लिख दिया। लेफ्टिनेंट पांडे ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए खारबार की चोटी पर परचम लहरा दिया। हमारे जाबाज वक्त के साथ एक के बाद एक चोटी पर कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन टाइगर हिल सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन 5 जुलाई की सुबह जो कुछ हुआ उसने पूरी हवा का रुख बदल दिया। टाइगर हिल ये वो चोटी थी जिस पर दुश्मन सबसे मजबूत स्थिति में था। लगातार नुकसान झेलने के बाद 3 जुलाई को सेना ने इस पर चढ़ाई की राह भी तैयार कर ली और इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 132 बोफोर्स तोपों के साथ टाइगर हिल पर हमला शुरू हुआ। मिराज 2000 लेजर गाइडेड बम बरसा रहा था और बेहद मुश्किल पहाड़ी पर हमारे जाबाज आगे बढ़ने लगे। 2 दिन बीत चुके थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर मिराज खलबली मचा रहा था। वो फोर्स तोपें चीख रही थी। दुनिया की सबसे दुर्गम वादियां रक्त रंजित थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव उन 25 जांबाजों में से एक थे जिन्होंने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन 7 जवान ही ऐसे थे जिनको टाइगर हिल तक पहुंचने में कामयाबी मिली। 5 जुलाई की सुबह निर्णायक लड़ाई का समय आ गया। योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां झेलने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया और पहाड़ी पर दुश्मन खेमे में तबाही मचा दी। पाक फौज को पांव पीछे खींचने पड़े। शाम 5:30 बजे टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया जा रहा था और सेना जश्न मना रही थी। इसके साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स की कमर टूट चुकी थी। उनके आकाओं को समझ आ गया था कि पार पाना नामुमकिन है।
दुश्मन हर मोर्चे पर मात खा रहा था, बात चाहे रणभूमि की हो या कूटनीतिक बिसात की। नतीजा 26 जुलाई 1999 को करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा था और हमारी सेना जश्न मना रही थी। कश्मीर घाटी में तूफान था, तो भला समंदर कैसे शांत रह सकता था। युद्ध में जमीन और आसमां ही नहीं, बल्कि जल में भी इंडियन वॉरियर्स जलवे दिखा रहे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले समंदर के सिकंदर एक बार फिर तैयार थे। बीस मई को अलर्ट जारी करने के बाद भारतीय नौसेना के लड़ाकों ने पड़ोसी को पाताल में भी पस्त करने की तैयारी को माकूल अंजाम दे दिया और 26 मई को ऑपरेशन तलवार के साथ वेस्टर्न नेवी ने 20 वॉरशिप अरब सागर में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैनात कर दी। इतना ही नहीं, 27 मई तक गाइडेड मिसाइलों से लैस वॉरशिप को सौराष्ट्र कोस्ट पर लगा दिया। वक्त की नजाकत को भांप ईस्टर्न नेवी भी अरब सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करने पहुंच गई। दबाव की रणनीति अपनाते हुए इंडियन नेवी ने समंदर की सतह पर वॉर गेम शुरू कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने कराची कोस्ट से अपने नेवल दस्ते पीछे हटाने लगा। हालांकि भारतीय नौसेना यही नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए अपने जहाजी बेड़े को ओमान की खाड़ी में भी तैनात कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में तेल सप्लाई कट गई। ऑपरेशन तलवार की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाक के ईंधन भंडार में मात्र 6 दिन का तेल ही बचा था। इस बात को युद्ध के कुछ समय बाद खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ ने स्वीकार किया था। यानी हर मोर्चे पर हमारी सेना मजबूत स्थिति में थी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी हलचलें तेज हो चुकी थीं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से कारगिल से सेना वापस बुलाने का दबाव डाला। भारत भी रणनीतिक पहल कर चुका था। 11 जुलाई आते आते भारत ने बटालिक की तमाम चोटियों पर कब्जा हासिल कर लिया। और 14 जुलाई ये वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय की बधाई दे रहे थे। 527 जवानों की शहादत और 60 दिन की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग के बाद आखिरकार 26 जुलाई का दिन आया, जब सेना ने घुसपैठियों के पूरे सफाये का औपचारिक ऐलान कर दिया। 60 दिन के संघर्ष के बाद हमारी सरजमी से दुश्मन पूरी तरह खदेड़ा जा चुका था। यानी नियंत्रण रेखा पर अब नियंत्रण भारत का था। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में चौथी बार मुंह की खा चुका था। संगीनों को कलम बना हम हर चोटी पर हिंदुस्तान लिख चुके थे। लेकिन दुश्मन को धूल चटाने की खुशी के बीच हमने सैकड़ों शहीदों को नम आंखों से विदाई दी है। हमारे देश के इन जाबाज योद्धाओं को हमारा सलाम।
नमस्कार, मैं मुकेश सैनी और मैं अखिलेश सोलंकी। हम हर पल महफूज रहते हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे जांबाज लड़ाके हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। आज से 16 साल पहले इन वीर योद्धाओं ने करगिल की सफेद चोटियों पर हिम्मत और जज्बे की अमर कहानी लिखी थी। अगले 30 मिनट तक देखिए हमारे साथ 60 दिन चले उस संघर्ष की पूरी दास्तां, जिसमें जाबाजों ने हौसले से लिखी करगिल विजय गाथा। नापाक इरादे, घिनौनी मानसिकता और छलावे का सरदार। पाकिस्तान की शान में ये कसीदे बहुत ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि इस मुल्क की फितरत इससे भी कहीं ज्यादा वाहियात रही है। विशेषकर कश्मीर को लेकर इसका रवैया हमेशा दोयम दर्जे का रहा है। बात चाहे बंटवारे के बाद 1948 में कश्मीर पर पहले हमले की हो या फिर 1965 और 1971 के युद्ध की नापाक निगाहें हमेशा घाटी को अपने नक्शे में शामिल करने पर रही। लेकिन 1999 में जो कुछ किया वो अब तक की सबसे गिरी हरकत थी। फरवरी 1999 में पाक के रिश्ते सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपते हुए बेहद खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम दे दिया। और करीब 5000 घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कर दिए। वैसे इन खतरनाक मंसूबों की नींव 1998 में परमाणु परीक्षण के ठीक बाद ही पड़ गई थी, और इसके पैरोकार थे जनरल मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज। पाक सेना का यह नापाक इरादा था कि कश्मीर मुद्दे को कैसे भी भुनाया जाए, और कोशिश थी ये बताने की कि ये काम कौम की आजादी की लड़ाई है। पर सच कभी छुपता नहीं है। जो एविडेंस मिला लड़ाई के दौरान, जो डॉक्यूमेंट्स मिले लड़ाई के दौरान, जो आइडेंटिटी कार्ड्स मिले लड़ाई के दौरान, जो पाकिस्तान के असला वगैरह मिला, उससे साफ जाहिर था कि ये नदर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रुप्स थे। 8000 तो एंटी पर्सनल माइंस हमारी फौज ने बाद में उस एरिया से निकाली। 8000 माइंस को हिलाने के लिए कम से कम 1000 आदमी चाहिए थे, और उन्होंने कहा कि ये तो 30-40 इंसर्जेंट्स हैं जो 200 किलोमीटर में फैले हुए। तो ये तो एक किस्म का मजाक था। नोबडी बॉट इट। पाकिस्तान का ये असली चेहरा भी युद्ध के दरमियान और युद्ध के बाद दुनिया के सामने आ ही गया। धोखेबाजी पाकिस्तान की रग रग में बसी हुई है, जो गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। साल 1999 में अटल की दोस्ती की बस का जवाब पाकिस्तान ने कायराना हरकत से दिया था। सोलह साल पहले 3 मई 1999 का दिन, ये वो दिन था जब कश्मीर की बर्फीली चोटियां पाकिस्तान के ऑपरेशन अल बदर के दंश से दो चार होने वाली थी। दुश्मन एलओसी पार कर काफी अंदर आ घुसा था। घुसपैठ की खबर सबसे पहले यहां के गरकौन गांव से लगी, जब ताशी नामग्याल नाम के गडरिये ने काले कपड़ों वाले हथियारों से लैस आतंकियों को पहाड़ों पर मंडराते देखा। जानकारी फौज तक पहुंचाई। बात साफ हो चुकी थी कि दुश्मन सरहद की हदों को तोड़ हमारी चोटियों पर आ धमका था।
4 मई को सेना ने कक्सर सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजा, लेकिन घुसपैठियों ने इन जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। सेना ने इसके ठीक बाद इसी सेक्टर में लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज की टीम पेट्रोलिंग के लिए भेजी, लेकिन ये भी दुश्मन की चाल का शिकार बन गए। पेट्रोलिंग पार्टियां जा रही थी, लेकिन वापस कुछ नहीं आ रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। 9 मई को पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कारगिल के अलावा द्रास, मस्को समेत कई इलाकों में दुश्मन की हलचल देखी गई। सेना को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामूली घुसपैठ नहीं थी, एक बेहद सोची समझी और बेहद खतरनाक मंसूबों वाली सैन्य कार्रवाई थी। दुश्मन पड़ोसी छुप छुप कर हमारे सैनिकों पर वार कर रहा था और हमारी सेना को नुकसान दर नुकसान हो रहा था। और अब वक्त आ गया था जब दुश्मन को उसकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना था, और हमारी तीनों सेनाओं ने किया भी कुछ वैसा ही। सरहद की हदें पार कर दुश्मन हमारे जवानों पर हमला कर रहा था, लेकिन सेना समझ नहीं पा रही थी उसकी लड़ाई किससे है, मिलिटेंट या पाक रेंजर्स। 3 हफ्ते गुजर चुके थे। हर बीतते दिन के साथ जवान शहीद हो रहे थे। 21 मई को जब एयरफोर्स का कैनबरा प्लेन द्रास से बटालिक तक की चोटियों की तस्वीर लेकर श्रीनगर पहुंचा, तब जाकर यह पता लगा कि दुश्मन 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 20 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। दुश्मन की धमक से दिल्ली में हलचल दिखी। तारीख थी 26 मई 1999। रक्षा मंत्रालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सेना प्रमुखों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक की और इसी के साथ जंग का ऐलान कर दिया गया। उसके लिए सरकार ने ये आदेश दिए थे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पार नहीं की जाएगी। जो घुसपैठिए हमारे इलाके में आए हैं, हम पहले उनको बाहर खदेड़ के निकालेंगे। तो ये एक सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन थी, और इस लिमिटेशन के रहते हुए भी हमने इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अब दुनिया हमको नहीं कह सकती थी कि आप युद्ध बंद करिए, युद्ध विराम करिए। सेना को अब पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का आदेश मिल चुका था। ऑपरेशन विजय के साथ सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही ऑपरेशन सफेद सागर के साथ वायुसेना और ऑपरेशन तलवार के साथ नौसेना भी कमर कस चुकी थी। और इसी दिन वायुसेना ने पहला हमला बोला, लेकिन 27 और 28 मई को ऑपरेशन के दौरान वायुसेना को MiG-21 और MiG-27 खोने के साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोना पड़ा। अपनी योजना में बदलाव लाते हुए हेलीकॉप्टर्स को तुरंत उनकी पोजीशन से हटाया गया और 30 मई को मिराज 2000 को युद्ध में तैनात किया गया। लेकिन जमीन पर स्थिति अलग थी। द्रास की पहाड़ियों से घुसपैठिए ताबड़तोड़ गोले दाग रहे थे। द्रास से कारगिल तक लड़ाई जारी थी और इस बीच जून का महीना शुरू हो गया था। 1 जून को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन इस हैवी शेलिंग के बीच हमारे जवान पहाड़ों पर दुश्मन की टोह लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे दुश्मन को खदेड़ा जाए। और इसी बीच सेना के हाथ वो दस्तावेज लग गए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि हमारी लड़ाई केवल मिलिटेंट्स से नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजियों से भी हो रही थी।
लड़ाई बेहद मुश्किल थी। दुश्मन ऊपर था और हमें जमीन से उसका मुकाबला करना था। इस लड़ाई में कई लड़ाकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन जीत की गाथा का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। दुश्मन पहाड़ के ऊपर था, हम नीचे। तोलोलिंग हिल स्ट्रेटेजिक लिहाज से बेहद खास थी, क्योंकि इस नंगी पहाड़ी पर दुश्मन बेहद मजबूत स्थिति में था। 2 सप्ताह तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद 12 जून को सेना ने इस पर धावा बोला। 19,000 फीट ऊंचाई और माइनस में तापमान। मिशन पर थी 2 राजपुताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स। 12 जून की रात निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। सूरज की पहली किरण से पहले तोलोलिंग फतह जरूरी थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने जाबाज साथी नायक गजेंद्र सिंह के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13 जून की सुबह तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। ये पहला हमला था जिसके अंदर 12-13 जून को ये हुआ था रात को, और उसमें 2 राजरिफ ने हिंदुस्तानी सेना की पहली विजय प्राप्त की। हालांकि इस लड़ाई में गोलियों से छलनी मेजर विवेक गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। तोलोलिंग जीत के साथ सेना में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 20 जून आते आते द्रास सेक्टर की एक और अहम चोटी पॉइंट 5140 पर भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने तिरंगा फहरा दिया, और 29 जून आते आते हमारे जाबाज लड़ाकों ने 2 बड़ी चोटियों पॉइंट 5060 और 5100 पर भी फतह हासिल कर ली। जीत का सिलसिला जारी था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात मिशन था बटालिक की खारबार फतह का। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत का एक और अध्याय लिख दिया। लेफ्टिनेंट पांडे ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए खारबार की चोटी पर परचम लहरा दिया। हमारे जाबाज वक्त के साथ एक के बाद एक चोटी पर कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन टाइगर हिल सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन 5 जुलाई की सुबह जो कुछ हुआ उसने पूरी हवा का रुख बदल दिया। टाइगर हिल ये वो चोटी थी जिस पर दुश्मन सबसे मजबूत स्थिति में था। लगातार नुकसान झेलने के बाद 3 जुलाई को सेना ने इस पर चढ़ाई की राह भी तैयार कर ली और इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 132 बोफोर्स तोपों के साथ टाइगर हिल पर हमला शुरू हुआ। मिराज 2000 लेजर गाइडेड बम बरसा रहा था और बेहद मुश्किल पहाड़ी पर हमारे जाबाज आगे बढ़ने लगे। 2 दिन बीत चुके थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर मिराज खलबली मचा रहा था। वो फोर्स तोपें चीख रही थी। दुनिया की सबसे दुर्गम वादियां रक्त रंजित थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव उन 25 जाबाजों में से एक थे जिन्होंने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन 7 जवान ही ऐसे थे जिनको टाइगर हिल तक पहुंचने में कामयाबी मिली। 5 जुलाई की सुबह निर्णायक लड़ाई का समय आ गया। योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां झेलने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया और पहाड़ी पर दुश्मन खेमे में तबाही मचा दी। पाक फौज को पांव पीछे खींचने पड़े। शाम 5:30 बजे टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया जा रहा था और सेना जश्न मना रही थी। इसके साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स की कमर टूट चुकी थी। उनके आकाओं को समझ आ गया था कि पार पाना नामुमकिन है।
दुश्मन घुटनों पर आ चुका था, लेकिन अभी कई ऐसी चोटियां थी जिन पर तिरंगा फहराना अभी बाकी था। लेकिन हमारे जांबाजों ने ठान लिया था कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को जमींदोज करके ही दम लेंगे। आधी जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन मस्को घाटी की 16,000 फीट ऊंची पॉइंट 4875 पर घुसपैठिए गोला बारूद के साथ जमे थे। दुश्मन पर 6 जुलाई की शाम चार्ली कंपनी कहर बनकर टूटने को तैयार थी। रात के स्याह अंधेरे में अभियान शुरू हुआ, लेकिन गोलियों की बौछारों ने कंपनी कमांडर को बुरी तरह घायल कर दिया। बावजूद इसके कैप्टन अनुज नैयर को पीछे हटना मंजूर न था। तुरंत कंपनी की कमान संभालते हुए नैयर ने मिशन जारी रखा। मिशन पर नैयर के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे, जो पॉइंट 4150, पॉइंट 4750 और पॉइंट 5100 पर तिरंगा लहरा चुके थे। चोटी के नजदीक पहुंचते ही घमासान शुरू हो गया। हौसले से लबरेज दोनों जाबाजों ने चोटी पर तबाही मचाना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मन के गोले की जद में आने से कैप्टन नैयर वीर गति को प्राप्त हुए। अब कमान बत्रा के हाथ में थी। 7 जुलाई की सुबह होने वाली थी और चोटी पर आखिरी दौर की जंग चल रही थी। दुश्मन की एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में आ लगी, लेकिन यह कैप्टन बत्रा का साहसी था कि आखिरी सांस से पहले उन्होंने दुश्मन की सांसें तोड़ दी। सुबह की पहली किरण पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराता देख रही थी। दुश्मन हर मोर्चे पर मात खा रहा था, बात चाहे रणभूमि की हो या कूटनीतिक बिसात की। नतीजा 26 जुलाई 1999 को करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा था और हमारी सेना जश्न मना रही थी। नंबर 1 फायर! नंबर 1 फायर! कश्मीर घाटी में तूफान था, तो भला समंदर कैसे शांत रह सकता था। युद्ध में जमीन और आसमां ही नहीं, बल्कि जल में भी इंडियन वॉरियर्स जलवे दिखा रहे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले समंदर के सिकंदर एक बार फिर तैयार थे। बीस मई को अलर्ट जारी करने के बाद भारतीय नौसेना के लड़ाकों ने पड़ोसी को पाताल में भी पस्त करने की तैयारी को माकूल अंजाम दे दिया और 26 मई को ऑपरेशन तलवार के साथ वेस्टर्न नेवी ने 20 वॉरशिप अरब सागर में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैनात कर दी। इतना ही नहीं, 27 मई तक गाइडेड मिसाइलों से लैस वॉरशिप को सौराष्ट्र कोस्ट पर लगा दिया। वक्त की नजाकत को भांप ईस्टर्न नेवी भी अरब सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करने पहुंच गई। दबाव की रणनीति अपनाते हुए इंडियन नेवी ने समंदर की सतह पर वॉर गेम शुरू कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने कराची कोस्ट से अपने नेवल दस्ते पीछे हटाने लगा। हालांकि भारतीय नौसेना यही नहीं रुकी, बल्कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए अपने जहाजी बेड़े को ओमान की खाड़ी में भी तैनात कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में तेल सप्लाई कट गई। ऑपरेशन तलवार की अहमियत का अंदाजा
इस बात से लगा सकते हैं कि पाक के ईंधन भंडार में मात्र 6 दिन का तेल ही बचा था। इस बात को युद्ध के कुछ समय बाद खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ ने स्वीकार किया था। यानी हर मोर्चे पर हमारी सेना मजबूत स्थिति में थी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी हलचलें तेज हो चुकी थीं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से कारगिल से सेना वापस बुलाने का दबाव डाला। भारत भी रणनीतिक पहल कर चुका था। 11 जुलाई आते आते भारत ने बटालिक की तमाम चोटियों पर कब्जा हासिल कर लिया। और 14 जुलाई ये वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय की बधाई दे रहे थे। 527 जवानों की शहादत और 60 दिन की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग के बाद आखिरकार 26 जुलाई का दिन आया, जब सेना ने घुसपैठियों के पूरे सफाये का औपचारिक ऐलान कर दिया। 60 दिन के संघर्ष के बाद हमारी सरजमी से दुश्मन पूरी तरह खदेड़ा जा चुका था। यानी नियंत्रण रेखा पर अब नियंत्रण भारत का था। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में चौथी बार मुंह की खा चुका था। संगीनों को कलम बना हम हर चोटी पर हिंदुस्तान लिख चुके थे। लेकिन दुश्मन को धूल चटाने की खुशी के बीच हमने सैकड़ों शहीदों को नम आंखों से विदाई दी है। हमारे देश के इन जाबाज योद्धाओं को हमारा सलाम। नमस्कार, मैं मुकेश सैनी और मैं अखिलेश सोलंकी। हम हर पल महफूज रहते हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे जांबाज लड़ाके हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं। आज से 16 साल पहले इन वीर योद्धाओं ने करगिल की सफेद चोटियों पर हिम्मत और जज्बे की अमर कहानी लिखी थी। अगले 30 मिनट तक देखिए हमारे साथ 60 दिन चले उस संघर्ष की पूरी दास्तां, जिसमें जाबाजों ने हौसले से लिखी करगिल विजय गाथा। नापाक इरादे, घिनौनी मानसिकता और छलावे का सरदार। पाकिस्तान की शान में ये कसीदे बहुत ज्यादा नहीं हैं, क्योंकि इस मुल्क की फितरत इससे भी कहीं ज्यादा वाहियात रही है। विशेषकर कश्मीर को लेकर इसका रवैया हमेशा दोयम दर्जे का रहा है। बात चाहे बंटवारे के बाद 1948 में कश्मीर पर पहले हमले की हो या फिर 1965 और 1971 के युद्ध की नापाक निगाहें हमेशा घाटी को अपने नक्शे में शामिल करने पर रही। लेकिन 1999 में जो कुछ किया वो अब तक की सबसे गिरी हरकत थी। फरवरी 1999 में पाक के रिश्ते सुधारने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपते हुए बेहद खतरनाक षड्यंत्र को अंजाम दे दिया। और करीब 5000 घुसपैठिए हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कर दिए। वैसे इन खतरनाक मंसूबों की नींव 1998 में परमाणु परीक्षण के ठीक बाद ही पड़ गई थी, और इसके पैरोकार थे जनरल मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज।
पाक सेना का ये नापाक इरादा था कि कश्मीर मुद्दे को कैसे भी भुनाया जाए और कोशिश थी ये बताने की कि ये काम कौम की आजादी की लड़ाई है। पर सच कभी छुपता नहीं है। जो एविडेंस मिला लड़ाई के दौरान, जो डॉक्यूमेंट्स मिले लड़ाई के दौरान, जो आइडेंटिटी कार्ड्स मिले लड़ाई के दौरान, जो पाकिस्तान के असला वगैरह मिला, उससे साफ जाहिर था कि ये नदर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रुप्स थे। 8000 तो एंटी पर्सनल माइंस हमारी फौज ने बाद में उस एरिया से निकाली। 8000 माइंस को लाने के लिए कम से कम 1000 आदमी चाहिए थे। और उन्होंने कहा कि ये तो 30-40 इंसर्जेंट्स हैं जो 200 किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो ये तो एक किस्म का मजाक था। नोबडी बॉट इट। पाकिस्तान का ये असली चेहरा भी युद्ध के दरमियान और युद्ध के बाद दुनिया के सामने आ ही गया। धोखेबाजी पाकिस्तान की रग रग में बसी हुई है, जो गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। साल 1999 में अटल की दोस्ती की बस का जवाब पाकिस्तान ने कायराना हरकत से दिया था। सोलह साल पहले 3 मई 1999 का दिन, ये वो दिन था जब कश्मीर की बर्फीली चोटियां पाकिस्तान के ऑपरेशन अल बदर के दंश से दो चार होने वाली थी। दुश्मन एलओसी पार कर काफी अंदर आ घुसा था। घुसपैठ की खबर सबसे पहले यहां के गरकौन गांव से लगी, जब ताशी नामग्याल नाम के गडरिये ने काले कपड़ों वाले हथियारों से लैस आतंकियों को पहाड़ों पर मंडराते देखा। जानकारी फौज तक पहुंचाई। बात साफ हो चुकी थी कि दुश्मन सरहद की हदों को तोड़ हमारी चोटियों पर आ धमका था। 4 मई को सेना ने कक्सर सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजा, लेकिन घुसपैठियों ने इन जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। सेना ने इसके ठीक बाद इसी सेक्टर में लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज की टीम पेट्रोलिंग के लिए भेजी, लेकिन ये भी दुश्मन की चाल का शिकार बन गए। पेट्रोलिंग पार्टियां जा रही थी, लेकिन वापस कुछ नहीं आ रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। 9 मई को पाकिस्तानी फौज ने कारगिल में भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कारगिल के अलावा द्रास, मस्को समेत कई इलाकों में दुश्मन की हलचल देखी गई। सेना को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह मामूली घुसपैठ नहीं थी, एक बेहद सोची समझी और बेहद खतरनाक मंसूबों वाली सैन्य कार्रवाई थी। दुश्मन पड़ोसी छुप छुप कर हमारे सैनिकों पर वार कर रहा था और हमारी सेना को नुकसान हो रहा था। और अब वक्त आ गया था जब दुश्मन को उसकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना था, और हमारी तीनों सेनाओं ने किया भी कुछ वैसा ही। सरहद की हदें पार कर दुश्मन हमारे जवानों पर हमला कर रहा था, लेकिन सेना समझ नहीं पा रही थी उसकी लड़ाई किससे है, मिलिटेंट या पाक रेंजर्स। 3 हफ्ते गुजर चुके थे। हर बीतते दिन के साथ जवान शहीद हो रहे थे। 21 मई को जब एयरफोर्स का कैनबरा प्लेन द्रास से बटालिक तक की चोटियों की तस्वीर लेकर श्रीनगर पहुंचा, तब जाकर यह पता लगा कि दुश्मन 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 20 किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। दुश्मन की धमक से दिल्ली में हलचल दिखी
तारीख थी 26 मई 1999। रक्षा मंत्रालय में एक आपात बैठक बुलाई गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सेना प्रमुखों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक की और इसी के साथ जंग का ऐलान कर दिया गया। उसके लिए सरकार ने ये आदेश दिए थे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पार नहीं की जाएगी। जो घुसपैठिए हमारे इलाके में आए हैं हम पहले उनको बाहर खदेड़ के निकालेंगे। तो ये एक सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन थी और इस लिमिटेशन के रहते हुए भी हमने इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अब दुनिया हमको नहीं कह सकती थी कि आप युद्ध बंद करिए, युद्ध विराम करिए। सेना को अब पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का आदेश मिल चुका था। ऑपरेशन विजय के साथ सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही ऑपरेशन सफेद सागर के साथ वायुसेना और ऑपरेशन तलवार के साथ नौसेना भी कमर कस चुकी थी। और इसी दिन वायुसेना ने पहला हमला बोला। लेकिन 27 और 28 मई को ऑपरेशन के दौरान वायुसेना को MiG-21 और MiG-27 खोने के साथ ही Mi-17 हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोना पड़ा। अपनी योजना में बदलाव लाते हुए हेलीकॉप्टर्स को तुरंत उनकी पोजीशन से हटाया गया और 30 मई को मिराज 2000 को युद्ध में तैनात किया गया। लेकिन जमीन पर स्थिति अलग थी। द्रास की पहाड़ियों से घुसपैठिए ताबड़तोड़ गोले दाग रहे थे। द्रास से कारगिल तक लड़ाई जारी थी और इस बीच जून का महीना शुरू हो गया था। 1 जून को पाकिस्तानी घुसपैठियों ने नेशनल हाईवे पर ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन इस हैवी शेलिंग के बीच हमारे जवान पहाड़ों पर दुश्मन की टोह लेने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे दुश्मन को खदेड़ा जाए। और इसी बीच सेना के हाथ वो दस्तावेज लग गए जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि हमारी लड़ाई केवल मिलिटेंट से नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौजियों से भी हो रही थी। लड़ाई बेहद मुश्किल थी। दुश्मन ऊपर था और हमें जमीन से उसका मुकाबला करना था। इस लड़ाई में कई लड़ाकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन जीत की गाथा का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। दुश्मन पहाड़ के ऊपर था, हम नीचे। तोलोलिंग हिल स्ट्रेटेजिक लिहाज से बेहद खास थी क्योंकि इस नंगी पहाड़ी पर दुश्मन बेहद मजबूत स्थिति में था। 2 सप्ताह तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन तमाम दिक्कतों के बावजूद 12 जून को सेना ने इस पर धावा बोला। 19,000 फीट ऊंचाई और माइनस में तापमान। मिशन पर थी 2 राजपुताना राइफल्स और 18 ग्रेनेडियर्स। 12 जून की रात निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। सूरज की पहली किरण से पहले तोलोलिंग फतह जरूरी थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने जाबाज साथी नायक गजेंद्र सिंह के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13 जून की सुबह तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। ये पहला हमला था जिसके अंदर 12-13 जून को ये हुआ था रात को, और उसमें 2 राजरिफ ने हिंदुस्तानी सेना की पहली विजय प्राप्त की। हालांकि इस लड़ाई में गोलियों से छलनी मेजर विवेक गुप्ता वीर गति को प्राप्त हो गए। तोलोलिंग जीत के साथ सेना में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 20 जून आते आते द्रास सेक्टर की एक और अहम चोटी पॉइंट 5140 पर भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने तिरंगा फहरा दिया। और 29 जून आते आते हमारे जाबाज लड़ाकों ने 2 बड़ी चोटियों पॉइंट 5060 और 5100 पर भी फतह हासिल कर ली। जीत का सिलसिला जारी था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात
मिशन था बटालिक की खारबार फतह का। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत का एक और अध्याय लिख दिया। लेफ्टिनेंट पांडे ने आखिरी सांस तक लड़ते हुए खारबार की चोटी पर परचम लहरा दिया। हमारे जाबाज वक्त के साथ एक के बाद एक चोटी पर कब्जा करते जा रहे थे, लेकिन टाइगर हिल सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन 5 जुलाई की सुबह जो कुछ हुआ उसने पूरी हवा का रुख बदल दिया। टाइगर हिल ये वो चोटी थी जिस पर दुश्मन सबसे मजबूत स्थिति में था। लगातार नुकसान झेलने के बाद 3 जुलाई को सेना ने इस पर चढ़ाई की राह भी तैयार कर ली और इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 132 बोफोर्स तोपों के साथ टाइगर हिल पर हमला शुरू हुआ। मिराज 2000 लेजर गाइडेड बम बरसा रहा था और बेहद मुश्किल पहाड़ी पर हमारे जाबाज आगे बढ़ने लगे। 2 दिन बीत चुके थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर मिराज खलबली मचा रहा था। बोफोर्स तोपें चीख रही थी। दुनिया की सबसे दुर्गम वादियां रक्त रंजित थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव उन 25 जांबाजों में से एक थे जिन्होंने टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू की, लेकिन 7 जवान ही ऐसे थे जिनको टाइगर हिल तक पहुंचने में कामयाबी मिली। 5 जुलाई की सुबह निर्णायक लड़ाई का समय आ गया। योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां झेलने के बावजूद अदम्य साहस का परिचय दिया और पहाड़ी पर दुश्मन खेमे में तबाही मचा दी। पाक फौज को पांव पीछे खींचने पड़े। शाम 5:30 बजे टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया जा रहा था और सेना जश्न मना रही थी। इसके साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स की कमर टूट चुकी थी। उनके आकाओं को समझ आ गया था कि पार पाना नामुमकिन है। दुश्मन घुटनों पर आ चुका था, लेकिन अभी कई ऐसी चोटियां थी जिन पर तिरंगा फहराना अभी बाकी था। लेकिन हमारे जाबाजों ने ठान लिया था कि ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को जमींदोज करके ही दम लेंगे। आधी जंग जीती जा चुकी थी, लेकिन मस्को घाटी की 16,000 फीट ऊंची पॉइंट 4875 पर घुसपैठिए गोला बारूद के साथ जमे थे। दुश्मन पर 6 जुलाई की शाम चार्ली कंपनी कहर बनकर टूटने को तैयार थी। रात के स्याह अंधेरे में अभियान शुरू हुआ, लेकिन गोलियों की बौछारों ने कंपनी कमांडर को बुरी तरह घायल कर दिया। बावजूद इसके कैप्टन अनुज नैयर को पीछे हटना मंजूर न था। तुरंत कंपनी की कमान संभालते हुए नैयर ने मिशन जारी रखा। मिशन पर नैयर के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा भी थे, जो पॉइंट 4150, पॉइंट 4750 और पॉइंट 5100 पर तिरंगा लहरा चुके थे। चोटी के नजदीक पहुंचते ही घमासान शुरू हो गया। हौसले से लबरेज दोनों जाबाजों ने चोटी पर तबाही मचाना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मन के गोले की जद में आने से कैप्टन नैयर वीर गति को प्राप्त हुए। अब कमान बत्रा के हाथ में थी। 7 जुलाई की सुबह होने वाली थी और चोटी पर आखिरी दौर की जंग चल रही थी। दुश्मन की एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में आ लगी, लेकिन यह कैप्टन बत्रा का साहस ही था कि आखिरी सांस से पहले उन्होंने दुश्मन की सांसें तोड़ दी। सुबह की पहली किरण पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराता देख रही थी।
यह युद्ध कई मायनों में खास था क्योंकि दुश्मन हजारों फीट ऊंचाई पर बैठा हुआ था। बेहद कठिन हालातों में हमने हथियारों का बेहद कुशलता से इस्तेमाल किया, जिसे देख दुनिया दंग थी। कारगिल की जंग बेहद विषम परिस्थितियों में लड़ी गई थी। 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां रसद और गोला बारूद तो छोड़िए, ऑक्सीजन भी नाप तोल कर ही मिलती है। बावजूद इसके हमारे जाबाजों ने ठंड की धरा पर जीत की गर्माहट का अध्याय लिख दिया। इसमें बड़ा रोल बोफोर्स तोप का भी रहा, क्योंकि इसकी तेज और सटीक मार ने पहाड़ की चोटियों पर बैठे दुश्मन खेमे में खलबली मचा दी। सब जगह से तोपखाना हेवी गन्स निकाल के, बोफोर्स की 155 मिलीमीटर गन्स निकाल के हमने उस क्षेत्र में पहुंचाई। हर पलटन के अटैक के सपोर्ट में 100 ट्यूब्स ऑफ आर्टिलरी, 100 तोपें लगा दी हमने, ताकि हम उनके जो है सिर दबा के रखें बिल्कुल, और मतलब उनके हौसले जो हैं निस्तनाभूत हो जाए। ऐसी बुरी तरह बमबारी कि सिर्फ फिर जाके संगीन से बाहर निकालने की ही ज़रूरत रह जाती थी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो इस लड़ाई में की गई, उससे काफ़ी जानें बची। नहीं तो पहाड़ में अगर आप इतनी ऊंचाई पे बैठ जाएं तो आप पत्थर भी मारते रहें तो कोई ऊपर नहीं आता। जमीन पर बोफोर्स के प्रहार दुश्मन का दम निकाल रहे थे, तो आसमां से मिराज 2000 और जगुआर की मार कहर बनकर टूट रही थी। एयरफोर्स के वहां उड़ते पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर रीसप्लाई सारा बंद हो गया, क्योंकि वो अपने लोगों को हेलीकॉप्टर से रसद नहीं पहुंचा पाए, पानी नहीं पहुंचा पाए, एमुनेशन नहीं पहुंचा पाए, खाना नहीं पहुंचा पाए, और आखिर में वो बर्फ चूस चूस के वहां पे जी रहे थे। मिराज ने लेजर गाइडेड बम बरसाए, जो इतनी ऊंचाई पर दुनिया में पहली बार हो रहा था, क्योंकि 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन के स्टिंगर मिसाइलों से बाहर रहकर बम बरसाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मुंथोघालो से लेकर टाइगर हिल तक भारतीय कब्जे का रास्ता साफ करने में इस लड़ाके ने बेहद काम किया। दुश्मन हर मोर्चे पर मात खा रहा था, बात चाहे रणभूमि की हो या कूटनीतिक बिसात की। नतीजा 26 जुलाई 1999 को करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा रहा था और हमारी सेना जश्न मना रही थी। नंबर 1 फायर, नंबर 1 फायर। कश्मीर घाटी में तूफान था, तो भला समंदर कैसे शांत रह सकता था। युद्ध में जमीन और आसमां ही नहीं, बल्कि जल में भी इंडियन वॉरियर्स जलवे दिखा रहे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले समंदर के सिकंदर एक बार फिर तैयार थे। बीस मई को अलर्ट जारी करने के बाद भारतीय नौसेना के लड़ाकों ने पड़ोसी को पाताल में भी पस्त करने की तैयारी को माकूल अंजाम दे दिया, और 26 मई को ऑपरेशन तलवार के साथ वेस्टर्न नेवी ने 20 वॉरशिप अरब सागर में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैनात कर दी। इतना ही नहीं, 27 मई तक गाइडेड मिसाइलों से लैस वॉरशिप को सौराष्ट्र कोस्ट पर लगा दिया। वक्त की नजाकत को भांप ईस्टर्न नेवी भी अरब सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करने पहुंच गई। दबाव की रणनीति अपनाते हुए इंडियन नेवी ने समंदर की सतह पर वॉर गेम शुरू कर दिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने कराची कोस्ट से अपने नेवल दस्ते पीछे हटाने लगा। हालांकि भारतीय नौसेना यही नहीं रुकी।
बल्कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए अपने जहाजी बेड़े को ओमान की खाड़ी में भी तैनात कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान में तेल सप्लाई कट गई। ऑपरेशन तलवार की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाक के ईंधन भंडार में मात्र 6 दिन का तेल ही बचा था। इस बात को युद्ध के कुछ समय बाद खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ ने स्वीकार किया था। यानी हर मोर्चे पर हमारी सेना मजबूत स्थिति में थी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी हलचलें तेज हो चुकी थीं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से कारगिल से सेना वापस बुलाने का दबाव डाला। भारत भी रणनीतिक पहल कर चुका था। 11 जुलाई आते आते भारत ने बटालिक की तमाम चोटियों पर कब्जा हासिल कर लिया। और 14 जुलाई ये वो दिन था जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन विजय की बधाई दे रहे थे। 527 जवानों की शहादत और 60 दिन की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग के बाद आखिरकार 26 जुलाई का दिन आया, जब सेना ने घुसपैठियों के पूरे सफाये का औपचारिक ऐलान कर दिया। 60 दिन के संघर्ष के बाद हमारी सरजमी से दुश्मन पूरी तरह खदेड़ा जा चुका था। यानी नियंत्रण रेखा पर अब नियंत्रण भारत का था। पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध में चौथी बार मुंह की खा चुका था। संगीनों को कलम बना हम हर चोटी पर हिंदुस्तान लिख चुके थे। लेकिन दुश्मन को धूल चटाने की खुशी के बीच हमने सैकड़ों शहीदों को नम आंखों से विदाई दी है। हमारे देश के इन जाबाज योद्धाओं को हमारा सलाम।